तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से तैयारी हो रही होगी। चूँकि 8 साल बाद ये जेटेट निकला है तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक अलग सा एहसास है कि नहीं, मुझे टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और झारखंड का ऐसा माहौल है कि क्या बताएं, सबका दिल टूट जाता है कि यार कब से तैयारी करें, कब से तैयारी करें। बहुत ऐसे हैं जो सीजीएल वाले स्टूडेंट जो इतना साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक कहावत है कि हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। तो जिनका लक्ष्य सीजीएल है, सोचियो कि उनका 10 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है ठीक ढंग से। कभी पेपर लीक, कभी ये वो दिस दैट होते रहता है। और जेटेट भी आया तो 8 साल बाद। मतलब किसी भी झारखंड के कोई भी कंपटीशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक रेगुलर वैकेंसी नहीं आता है। इस बात से सभी दुखी हैं, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, सब दुखी हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हम जो आंदोलन करते हैं कुछ सुधार होता है। तो इस बार फिर से आंदोलन हुआ है जेटेट सिलेबस को लेकर, क्योंकि आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जेम का, उसका एकदम एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक 6 to 8 या 1 to 5 टीचर के लिए इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, वो चूँकि वो मतलब क्या व्यवहार में आएगा ही नहीं, कहीं बच्चों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो उसका क्या काम है। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस बर्डन वाला दे दिया है। खैर छोड़िए, अभी सुनने को मिल रहा है कि मिनिस्टर से कई लोग मिले हैं कि हो सकता है कि इसमें सुधार हो या ना हो, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तैयारी कीजिए जो बीच बीच में रहे, मतलब ना इधर ना उधर। जैसे कि 2016 को आधार मानिए, 2016 और अभी जो नया सिलेबस है उसमें क्या क्या कॉमन टॉपिक है उसको कवर कीजिए, ताकि अगर बाद में सिलेबस चेंज हो भी जाए तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं जो अभी वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ओनली 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो 6, 7, 8 का जो एनसीईआरटी का है उसी से मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ये हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने दोनों शुरू कर दिया है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं धीरे धीरे अपलोड करता जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात नगर में स्थित है। गुजरात एक स्टेट है हमारे इंडिया का। क्या हो गया, बैक आ जाओ। ये टेक्निकली ऐसा चीज़ है ना। चलिए, तो लोथल नगर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है लोथल। लोथल एक बंदरगाह भी है सिंधु सभ्यता का। देखिए, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। खास करके एंशिएंट इंडिया जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक अहम रोल निभाता है हर एक मतलब कंपटीशन में, चाहे वो टीचर वाला एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हर एक के मुंह में रहता है। तो यहाँ के कुछ कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि कहाँ क्या है क्या नहीं। तो लोथल से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य और कहाँ मिला है, कालीबंगा से भी मिला है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहली बात कि सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज़्यादातर स्थल कहाँ खोजे गए हैं, भारत की अगर बात करें तो गुजरात में खोजे गए हैं। और ऐसे तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, जब भारत का बंटवारा हो गया तब ज़्यादातर स्थल जो है पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर बाद में इतिहासकारों ने भारत में भी बहुत सारे स्थल खोजे। अब तक जो है 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ ही प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोथल नगर के संदर्भ में अगर बात करें कौन सा कथन सही नहीं है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ यहाँ एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। देखिए ये एकदम एज इट इज़ जो है एनसीईआरटी। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन सेट किए हैं। तो लोथल नगर के संदर्भ में अगर बात करें तो लोथल जो है माही नदी के किनारे नहीं बसा है, बल्कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और तो ये सही नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये बाकी तीन भी देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में ट्रिपल धमाका इसमें ऐड कर दिए हैं। लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ से जहाज़ों का आना जाना व्यापारी होता था सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु सभ्यता में जो है
सामान इधर उधर ले जाने में, मतलब पानी के रास्ते। तो बंदरगाह किसको बोलते हैं? पोर्ट को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर जहाज़ रुकता है। उसके बाद इस नगर में एक भंडारगृह भी था। देखिए भंडारगृह सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं लगभग मतलब हर जगह भंडारगृह मिला है, जहाँ पर सामान रखा जाता था। स्टोर हाउस बोल सकते हैं, वहाँ पर सामान रखा जाता था। यहाँ से एक इमारत भी मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता है। मनका मतलब जानते हैं? मनका किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर में एक हॉल होता था और इस मनके से माला बनाया जाता था। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि मनका जो है हम हार को बोल सकते हैं, जो पहना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस लोथल के बारे में कुछ चीज़ें हैं। देखो यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। देखिए इतनी सारी सुविधाएं थी और उन्नत किस्म का था। इसलिए हम कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक मतलब उन्नत सभ्यता थी, जो उस समय नगर नियोजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। चलिए यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अदबने यहाँ पर मनके होगा, के छूट गया है। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। मतलब इसमें ये सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि पत्थर के टुकड़े अदबने मनके, मतलब आधा बना हुआ मनका भी मिला है, पूरा मनका भी मिला है, और मनके कैसे बनाए जाते थे उसका एक उपकरण भी मिला है। मतलब उसका औजार, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो इस बात से मतलब ये सामने निकल के आता है कि यहाँ वास्तव में जो है मनके बनाए जाते थे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर है मोहरे और मुद्रांकन सिंधु सभ्यता में, जैसे आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी के घर में अगर रैकी मतलब ये हो गया, रेड मारते हैं, तो रेड मारने के बाद शराब दुकान में भी अगर रेड मारा जाता है तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा एक ताला में क्या किया जाता है, रेड कलर का कपड़ा बांध के उस पर एक मोम से सील मार दिया जाता है। मतलब उसको कोई खोले नहीं, अगर खोले भी तो पहचान में आ जाए। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में भी था मुद्रांकन और मोहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में क्या होता था कि मान लीजिए कोई झोला में या कोई बोरा में अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाना चाहते हैं तो इस झोला के मुहाने पर क्या लगाया जाता था, पहले तो उसमें ऐसे जैसे आज मोम लगाते हैं वैसे ही कुछ उसमें था। उस पर लगाने के बाद मोहर को इसमें चिपका दिया जाता था। मोहर का छाप इस डिबिया पे आ जाता था, और इस डिबिया पे आने के बाद इससे पता चल जाता था अगर इस सामान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई छेड़छाड़ किया है, मतलब इस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ किया है। तो ये एक सुविधा होती थी, उन्नत किस्म की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। देखिए धोलावीरा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो धोलावीरा जो है 3 नगरों में विभाजित था। बाकी जितने भी थे वो 2 नगरों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, जो कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए हड़प्पा के जो लोग थे किससे किससे परिचित थे? तांबा से थे, सोना से, चांदी थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो लोहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कब तक की जा रही है? लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। और लोहा कब आया? 1000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 1000 BC। अच्छा चलिए BC और AD में आप लोग अंतर समझते हैं कि नहीं? BC और AD क्या होता है? AD और BC। AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है एन्नो डोमिनी, जिसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये AD हो गया, जिसे हम ईस्वी कहते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको BC बोला जाता है। तो लोहा कब आया? 1000 BC, यानी उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में लोहा आया और लोहा से लोग परिचित हुए, उसके बाद लोहा से औजार बनाने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो घोड़ा से है, गाय है, हाथी है, लेकिन शेर से परिचित
नहीं थे। ठीक है, बाघ से थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफ़गानिस्तान में कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए थे? तो मुंडीगाक है, सुरतुगोई है, ये दोनों होगा, अफ़गानिस्तान से मिला है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है अफ़गानिस्तान में, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन सा नगर है जिसमें से वो बंदरगाह नगर थे, मतलब कि पोर्ट था जहाँ से जहाज आते थे और सामान इधर उधर लेके जाया जाता था, आवाजाही का काम होता था। लोथल भी था, सूतकांगरोर भी था, अलादीनो और बालाकोट भी था, कुंताशी भी था। इनमें से सभी, डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसको हमने रिपीट किया है, कल वाले क्वेश्चन सीरीज में था और इसको इसलिए आज मैंने रिपीट किया है ताकि उस समय एक ट्रिक्स बताए थे छोटा सा। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें क्या, बाईं से दाईं ओर अगर बोला जाए तो ये ब्रह्मी लिपि, ब से ब्रह्मी, ब से बाईं। ठीक है, इसको कल वाली क्लास में भी रिपीट किए थे, इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा सा और रिपीट हो जाएगा तो याद माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी? दाहिने से बाईं, अगर बाईं से दाईं अगर बात करें तो ब्रह्मी, दाहिनी से बाएं अगर बात करें तो फिर खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि, जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ के संदर्भ में आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि मेहरगढ़ कहाँ है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कहाँ पर है? ना बोलन दर्रा के पास में, बोलन दर्रा कहाँ पर है? ना किरथर और सुलेमान की पहाड़ी में बोलन दर्रा। बोलन दर्रा के संदर्भ में अगर बोले तो बोलन दर्रा से होते हुए जो हम ईरान और अफ़गानिस्तान जाते थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ से जौ और चावल की खेती होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर कुत्ता के बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि। और यहाँ पर मतलब मेहरगढ़ में जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, यहाँ पर ऐसा साक्ष्य मिला है कि व्यक्ति के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, मेहरगढ़ से। कहाँ है मेहरगढ़? पाकिस्तान में। चलिए, दिमाग में छप जाना चाहिए क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव यानी जो है आद्य शिव बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका जो है जानवरों का अंकन मिला है। तो मोहनजोदड़ो की क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट लग रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी आदि शिव में किन किन जानवरों का अंकन मिला है? तो इसमें हाथी का मिला है, गैंडा, भैंसा, हिरन। ठीक है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र, बाघ भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आद्य शिव का अंकन मिला है, उसके साथ साथ हाथी भी है, गैंडा, भैंसा, हिरन, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सेशन सिर्फ फुर्ती के लिए, बाकी तैयारी तो आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस सीरीज है, आप MCQ यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मुझे अप्रिशिएशन कीजिए, और ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ला सकूं। और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है ज़रूर अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें।